आर्थिक तंगी और जनता के गुस्से को झेल रहे श्रीलंका के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। चरम पर महंगाई और आम जरूरत की चीजों के दाम में बेतहाशा वृद्धि को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा ही कर लिया और प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में आग लगा दी। आर्थिक तंगी को लेकर गृह युद्ध की कगार पर खड़े देश श्रीलंका का दोस्त रहा भारत आज फिर भी उसके साथ खड़ा है और आर्थिक परेशानी झेल रहे श्रीलंका को भारत ने आश्वासन दिया है कि हमने पहले भी साथ दिया था और आज भी मजबूती से श्रीलंका के साथ खड़े हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हम हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा मददगार रहे हैं। वो अपनी समस्या पर काम कर रहे हैं और हम देखेंगे कि क्या होता है। जयशंकर ने आगे कहा कि श्रीलंका में अभी कोई भी शरणार्थी संकट नहीं है। वहीं श्रीलंका में भारत के हाई कमिश्नर की तरफ से बयान दिया गया है। इस विषम परिस्थिति में भी भारत अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएगा और आज हम श्रीलंका की जनता के साथ खड़े हैं। आर्थिक तंगी और हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद भी अब तक दुनिया के किसी भी देश ने श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ नहीं बढ़ाया है। वहां भारत ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहा है कि वो हर संभव श्रीलंका की मदद करने के लिए आगे रहेगा। अमरनाथ में बादल फटने के बाद बचाव कार्य और रास्ते को साफ करने की गति में तेजी लाने के लिए सेना के जवान महत्वपूर्ण बचाव उपकरणों को खींचकर बाल चाल लेकर आए हुए हैं और माना जा रहा है कि इसके बाद बचाव कामों में और भी ज्यादा तेजी आएगी। इससे पहले प्रशासन ने फैसला किया है कि अमरनाथ यात्रा के तहत आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू से नहीं रवाना होंगे। वहीं अमरनाथ गुफा के पास मौसम खराब हो गया है। इस कारण तीर्थ यात्रा फिलहाल स्थगित कर दी गई है और 11वां जत्था रवाना कर दिया गया है। तीर्थ यात्रा को रवाना भी कर दिया गया है और बताना चाहेंगे कि पवित्र गुफा के पास बादल फटने से अनुमानित 16 लोगों के मारे जाने के बाद स्थगित इस साल अमरनाथ यात्रा 43 दिनों तक चलेगी, जो 2 लेन के साथ 30 जून को शुरू हुआ था। सड़कों में से एक 48 किलोमीटर लंबी है जो नुनवान के माध्यम से दक्षिण कश्मीर में पहलगाम से गुजरती है। दूसरी 14 किलोमीटर पर अपेक्षाकृत छोटी है जो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू होती है। महाकाली विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सब कुछ मां की चेतना से ही व्याप्त है। मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है और दरअसल पीएम मोदी रविवार को स्वामी आत्मस्नान के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मां काली को लेकर भी चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे कि ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से ही व्याप्त है। पीएम ने आगे कहा कि ये चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है और यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में भी दिखती है। और जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति हमारा पथ प्रदर्शन भी करती है। उन्होंने कहा कि मां काली का असीमित और असीम आशीर्वाद भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है।
इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी देखता था। और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सूरत में हर गांव पंचायत में 75 किसानों का चयन करने के लिए ग्राम समिति, तालुका समिति और जिला समिति बनाई गई है। इस दौरान ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को इससे जुड़ने के मिशन में सूरत की सफलता देश के लिए उदाहरण होगी। कुछ महीने पहले ही गुजरात में नेचुरल फार्मिंग के विषय पर नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। इस आयोजन में पूरे देश के किसान जुड़े थे। प्राकृतिक खेती को लेकर देश में कितना बड़ा अभियान चल रहा है, इसकी झलक उसमें दिखी थी। आज एक बार फिर सूरत में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस बात का प्रतीक है कि गुजरात किस तरह से देश के अमृत संकल्पों को गति दे रहा है। हर ग्राम पंचायत में 75 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के मिशन में सूरत की सफलता पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। प्राकृतिक खेती आर्थिक सफलता का भी एक जरिया है और उससे भी बड़ी बात, ये हमारी मां, हमारी धरती मां આપણા માટે તો
આ ધરતી માં રોજ આપણે પૂજા કરતા હોઈએ, સવારે પથારીમાંથી નીચે પગ મૂકીએ તો એ પહેલા ધરતી માતાની માફી માંગીએ, એ આપણા સંસ્કાર। आ धरती माँ की सेवा और धरती माँ की सेवा का भी ये एक बहुत बड़ा माध्यम है। आज जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो खेती के लिए जरूरी संसाधन आप खेती और उससे जुड़े हुए उत्पादों से जुटाते हैं। गाय और पशुधन के जरिए आप जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करते हैं। इससे खेती पर खर्च होने वाली लागत में कमी आती है, खर्चों घटी जाए। साथ ही पशुधन से आय के अतिरिक्त स्रोत भी खुल। देश के गृह मंत्री अमित शाह नॉर्थ जोनल काउंसिल की 30वीं बैठक में शामिल होने के लिए शनिवार को जयपुर पहुंचे और इस बैठक में उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरे से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों को आपसी तालमेल बढ़ाना होगा। उन्होंने तमाम राज्यों को साइबर क्राइम और उग्रपंथी संगठनों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता जताई। वहीं बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों ने साइबर अपराध पर चिंता व्यक्त की है। वहीं इससे निपटने के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। बैठक में पुलिस मॉडर्नाइजेशन, साइबर क्राइम को रोकने, सीमा पार आतंकवाद को रोकने के अलावा आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं अमित शाह शनिवार सुबह जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो सीधे होटल रामबाग पैलेस गए और ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली। इसमें राज्यों के करीब 60 से ज्यादा प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं अमित शाह के दौरे को देखते हुए जयपुर में शनिवार को कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद मिली। नॉर्थ जोन काउंसिलिंग की बैठक में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर, पंजाब सीएम भगवंत मान, हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर, दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। वहीं बैठक में अंतर्राज्यीय विवादों पर भी चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनाव का रास्ता अब साफ होते हुए नजर आ रहा है। वहीं परिसीमन आयोग की रिपोर्ट 4 महीने में गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के बाद दिल्ली नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। गौरतलब है कि आज से ठीक 2 महीने पहले 9 मार्च को दिल्ली चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि नगर निगम चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग का कहना था कि केंद्र सरकार तीनों निगमों का एकीकरण करना चाहती है। वहीं आखिरकार 22 मई 2022 को दिल्ली की तीनों नगर निगम का एकीकरण कर दिया गया था। एकीकरण से पहले नगर निगम में 272 वार्ड हुआ करते थे और अब घटाकर 250 वार्ड कर दिए गए हैं। मौजूदा समय में दिल्ली नगर निगम के 250 वार्ड्स हैं। गृह मंत्रालय की ओर से गठित आयोग वार्ड के परिसीमन का काम करेगा और आयोग फैसला करेगा कि निगम में कितने आरक्षित वार्ड होंगे या नहीं और वार्डों की संख्या क्या रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर किए गए सीओ के तबादलों पर रोक लगा दी है और इस पर विभाग के मंत्री एवं बीजेपी नेता रामसूरत राय भड़के हुए नजर आए और कहा कि जब विभाग के अंदर मंत्री को स्वतंत्र अधिकार नहीं मिल सकता तो विभाग चलाना मुश्किल है। मेरे विभाग में भूमाफिया पूरी तरह से हावी थे, जिसका मैंने कमर तोड़ा है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ठेस तो पहुंचता है, लेकिन जब हमारे आला अधिकारी का ये आदेश है तो मेरा धर्म पालन करना मेरा धर्म है। लेकिन इस तरह से अगर बातें होती हैं तो जनता के बीच में जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं अपना काम करूंगा, विभाग का काम करूंगा, जनता अपना सोचे, अपना समझे। मैं विभाग को सही तरह से चला रहा हूँ, चलाते रहूंगा, जनता दरबार नहीं लगाऊंगा। मंत्री पद किसी का बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का वंशावली के आधार पर अधिकार नहीं मिलता है। जैसे जमीन में होता है ना, वंशावली के आधार पर जमीन मिलता है,
तो राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है, राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाने। निश्चित रूप से और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही, पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।